नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा को लेकर। हमने क्या खोया और क्या पाया। प्रधानमंत्री के रिसेप्शन को लेकर बातचीत होगी कि जनमानस ने किस तरह से उनका स्वागत किया। और इस तमाम मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं गौरी शंकर राजहंस जी। पूर्व राजदूत रह चुके हैं, जाने माने लेखक हैं, पत्रकार हैं, सांसद रह चुके हैं और दक्षिण एशिया और विदेश मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। लगातार लिखते रहे हैं अपने आर्टिकल को लेकर, इनकी प्रसिद्धि काफ़ी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नेपाल कुछ दिनों से अलग थलग पड़ा हुआ था, अचानक नेपाल को लेकर हमारे विदेश नीति में एक अचानक परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। उन्होंने डेट दिया, इनवाइट किया इनको। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री वहाँ गई, एक एजेंडा सेट किया नेपाल को लेकर। जो एक धूल बिछी हुई थी नेपाल की विदेश नीति को लेकर, उस धूल को सुषमा जी ने हटाया और उसके बाद रेड कारपेट बिछाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी तो नेपाल में छा गए। ऐसा स्वागत तो पहले ना जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, न इंदिरा गांधी का हुआ था, न इंद्र कुमार गुजराल का हुआ था, न राजीव गांधी का हुआ था। बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी का नाम लेने लगा। नरेंद्र मोदी की कूटनीति का कोई जवाब नहीं है। बहुत सोच विचार कर इन्होंने अपने शपथ समारोह में सार्क देशों के शासनाध्यक्षों को और ये सरकार के प्रमुख को और राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, मॉरिशस के लोग को भी बुलाया और लोगों में एक भावना दी कि भाई आप हमारे हैं, हम आपके हैं। यदि पास्ट में कोई गलती हुई हो तो उसे आप भी भूल जाइए और हम भी भूल जाएंगे। इस दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। भूटान जाकर, भूटान जा रहा था नेपाल की उसके भूटान जा रहा था चीन के गोद में, वहाँ से उसको खींच के निकाला। और आपको पता हो या नहीं हो, भूटान की जो पनबिजली योजना है, चुक्का योजना, उससे पावर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में कलकत्ते में तो आता ही है, बिहार में पूर्णिया तक भी आता है। और वहाँ पर जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास कर दिया और कहा कि हम सारी बिजली आपसे खरीदेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्या नेपाल को भी उसी तरह से आप देखते हैं? हाँ। नेपाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है और एक तरह से जो वार्म वेलकम हुआ और उन्होंने जाके कहा कि मैं दखल देने नहीं आया हूँ, मैं मदद देने आया हूँ, मदद करने आया हूँ, तो ये कहीं ना कहीं जो अपनी पुरानी विदेश नीति थी, क्या उसका एक बदलाव है या अपने पड़ोसियों को बिल्कुल अपने पाले में लेना है? ये सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं नेपाल के बगल में रहता हूँ और नेपाल कई बार गया हूँ। वहाँ के राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नेपाल के लोगों को लोग भड़काते थे कहकर कि भारत अपने को आपका बड़ा भाई समझता है और डिक्टेट करना चाहता है हर एक चीज़ में। इसलिए इस भावना को हटाना बहुत ज़रूरी था। कहा भाई हम कोई बड़े भाई नहीं हैं, हम आपके सहयोगी हैं, आपको मदद करना चाहते हैं और आपके एडवाइज़र हैं। और जैसे कि 1950 के ट्रीटी में, इंडो नेपाल ट्रीटी में, उसको लेकर के बहुत गलतफहमी थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा भाई ये ट्रीटी लो, जिसमें जो कुछ बदलना है बदल दो, हम सब चीज़ में एग्री करते हैं। ऐसा ब्लैंक चेक किसी ने नहीं दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी। और उनका जो भाषण वहाँ के संसद में हुआ था, बेजोड़ हुआ। एक तो शुरू में नेपाली भाषा में वो बोले और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने बेजोड़ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है, शस्त्रों को छोड़कर शास्त्रों को पकड़ा है
और शांति का रास्ता पकड़ लिया है। वहाँ पर सबसे बड़े जो माओइस्ट लीडर थे प्रचंड, वो मेज़ थपथपाते रहे। इसका मतलब वो एग्री करते थे कि जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा। और इतना बड़ा रिसेप्शन पहले कभी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया कि जैसे उसको आप करना चाहें या यूज करना चाहें वैसे यूज कीजिए। और लेकिन उन्होंने कहा कि 3 चीज़ों पर जोर दीजिए जो हिट का करके उन्होंने कहा कि हाईवे बनाइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाइए और पारगमन की बातें कीजिए, और जिस भी क्षेत्र में आप सहयोग चाहेंगे हम सहयोग करने को तैयार हैं। नेपाल का टीवी और भारत का दूरदर्शन सहयोग करेगा एक दूसरे से। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आपके पास तो बिजली उत्पन्न करने की इतनी बड़ी क्षमता है कि उससे भारत का अंधेरा दूर हो जाएगा और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने भूटान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके कहने का मतलब था कि भूटान तो इसी तरह से संपन्न हो गया, आप भी संपन्न हो जाइए। हम साफ उन्होंने कहा हम आपसे बिजली मुफ्त में नहीं खरीदेंगे, हम पैसे देंगे उसके लिए, और आप उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन पर ध्यान दीजिए। ये एक आपके पास सोने का खान है जिसको आज तक आपने ध्यान नहीं दिया है। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। संसार में टूरिज़्म सब जगह बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, चाहे पशुपतिनाथ का मंदिर हो या कुछ और भी लुम्बिनी का ये जहाँ के लुम्बिनी जहाँ के भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, या जनकपुर धाम, अनेक स्थल आपके पास हैं जहाँ संसार के लोग देखने आएंगे। उसका उपयोग कीजिए। आपके पास सोने का खजाना है, केवल आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते हैं। हम आपके सहोदर भाई की तरह रहना चाहते हैं, कोई बड़े भाई की तरह नहीं रहना चाहते। बीपी कोइराला वहाँ काफ़ी फेमस नेता हुए करते थे, और वो उन्हीं के परिवार से सुशील कोइराला प्रधानमंत्री भी हैं। तो बीपी कोइराला की जो प्रसिद्धि थी नेपाल में, वो कहीं ना कहीं उस प्रसिद्धि को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है मैच कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक, बीपी कोइराला मेरे ससुराल ललित नारायण मिश्रा जी के यहाँ बराबर आते जाते थे। बीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, ये सारे कोइराला बंधु आते जाते थे। पहले तो नेपाल का जो मूवमेंट था आज़ादी का, उसका बीपी कोइराला ने शुरू किया था। उसका एक गढ़ था वहाँ पर फरबिसगंज, एक गढ़ था बनारस, एक गढ़ था पटना, और बीपी कोइराला ने सबसे पहले क्रांति उन्होंने ही की थी, और वे उसी तरह नेपाल में पूजे जाते हैं जैसे कि महात्मा गांधी भारत में पूजे जाते हैं। तो बीपी कोइराला के लड़के ने कहा है ना कि पहले तो भारत आंख दिखाता था, पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हम आपके भाई हैं, आओ गले लग जाओ, यदि 17 वर्षों से कोई गलती हुई तो उसे भूल जाओ, और हम आए हैं आपके पास, हम बराबर आते रहेंगे, आप भी आते रहिए, दोनों मिल कर के इस क्षेत्र का की उन्नति करेंगे। और वहाँ के सारे लोगों ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। जनता किस तरह पागल हो गई थी। जैसे पहले नेहरू जी कहीं जाते थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बाद, और उस देश की जनता पागल होकर उनके पीछे हो जाती थी, उससे भी ज़्यादा नेपाल की जनता ये नरेंद्र मोदी के पीछे हो गई। और लोगों ने महसूस किया ना कि एक ऑर्डिनरी परिवार से आया हुआ आदमी, चाय बेचने वाला आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो गया है, इसे गले लगाओ। वो बहुत ही भावभीनी, ये बहुत ही भावभीना उनकी उक्ति थी, या उन्होंने जो भाषण दिया था, और वो छा गए पूरे नेपाल में। तब है कि जो उपलब्धि है उसको मूर्त रूप देना है, लोगों को समझाना है कि रास्ता यही सही है, ऐसे ही चलिए। अब मार पीट
और एक दूसरे के साथ गलतफहमी पैदा करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। और सचमुच यदि नेपाल भूटान की तरह से बिजली का उत्पादन करने लगे तो दोनों देशों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाए।